मुस्लिम वोट व्यूअर्स एग्जिट पोल बता रहा है 1% यूपी में पड़ा एनडीए को, यानी बीजेपी को, उनके साथियों को। 4% पड़ा है बिहार के अंदर और 2% एमपी के अंदर, 2% मुस्लिम वोट राजस्थान के अंदर पड़ा। अब ये वो तो एक तरफ आ गया, एन ब्लॉक गया और कहीं डिवाइड भी नहीं हुआ। डिवाइड यूपी में हो सकता था, बीएसपी को 4% वोट पड़ा, कहीं और बिहार में भी 2 खेमे बटे हुए थे तो वहीं वोट जाना था। कोई डिवीजन मुस्लिम वोट में नहीं, एक मुश्त वोट गया है बीजेपी के खिलाफ जो उम्मीदवार था उसको। एक बात अब जरा देखिए, बात पहले कर लेते हैं, ओबीसी की बात कर लेते हैं। देखिए ओबीसी वोट कैसे कैसे बटा, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। यूपी एक मान लेते हैं पैमाना, यूपी राज्य को। मौर्य वोट 63% एनडीए, 14% इंडिया गठबंधन। कुर्मी 70-10। वैश्य समाज का, जाट समाज 79%, 79% जाट वोट पड़ा एनडीए को, उधर 16%। गुजर वोट 65% एनडीए को, दूसरी तरफ 17%। निषाद वोट 76%, 10%। राजभर 81%, 81%, दूसरी ओर 12% मात्र। तो ये तो कहानी है साहब ओबीसी वोट की। बताइए, मतलब जो हिंदू समाज वाला जो आप चाह रहे थे एकजुटता, वो अपर कास्ट मान लीजिए है, ये वो बता दूंगा नंबर, वो भी बता ही देता हूं। नहीं, वो जो हम लोग ब्राह्मण 82%, ठाकुर 83%, वैश्य समाज 71%। तो सब ओबीसी और अपर कास्ट सब बराबर हो गया है तो यूपी में। नहीं, वो हुआ, लेकिन कब हुआ? जब मोदी जी दूसरे पीच पर आए, उनको आना पड़ा, उसके बाद ये सारी चीजें थी। लेकिन एक मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सोशल कोएलिशन भी स्टिच किया था उत्तर प्रदेश में, और जो इसके काफी मुफीद था। राजभर आया, पटेल आए, कुर्मी का, हर पार्टी का एक आइकन आए, निषाद आ गए उनके साथ। देखिए ना, हुआ क्या है, एक बड़ी अजीब आपको पैटर्न मिलेगा कि चाहे वो बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हर जातियों का एक नायक खड़ा हो गया है और करीब 70% प्लस वोट जो है उस जाति के साथ खड़ा हो जा रहा है। ये इतने खतरनाक चीज है कि सौरभ जी, मैं फिर आपकी कहानी कुर्सी पर एक कह रहा हूं, मुझे इस चीज का डर है कल एक जाति अपनी एक 3-4 कंस्टिट्यूएंसी को लेकर के एक पार्टी खड़ा कर लेगा, दूसरी जाति खड़ा कर लेगा, तीसरी जाति खड़ा कर लेगा। इस देश का के बारे में सोचना लोग बंद कर देंगे। लोग जातियों में हम ज्यादा आज के दिन में खंडित हो रहे हैं। पहले क्लियर कीजिए, ये वोट जो अपर कास्ट जैसा ही तादाद में पड़ा ओबीसी का बीजेपी को दिखा रहा है एग्जिट पोल, ये उस सोशल कोलिशन की वजह से मिला, जिनके हर जाति का अलग लीडर है वो इस बार बीजेपी के साथ था, या ये काउंटर मोबिलाइजेशन मुसलमान बोल करके दूसरी ओर हिंदू की तरह खड़ा हुआ? नहीं, सोशल कोएलिशन। देखिए 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ा मैंडेट लेकर के आई थी उत्तर प्रदेश में, उसका बहुत बड़ा कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने अद्भुत सोशल कोएलिशन का एक्सपेरिमेंट किया था। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें मोबिलाइजेशन कोई फैक्टर नहीं रहा है, राम मंदिर कोई फैक्टर नहीं रहा है। राम मंदिर के कारण हिंदू कंसोलिडेट बिल्कुल उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से जातीय राजनीति का बीज और जहर घोलने की कोशिश की गई थी, जिसे हरभजन जी ने इशारा किया कि भाई मुस्लिम वोट तो पता है कि ये चलेगा। आपको याद है कि 2014 से 2019 में राहुल गांधी की एक इंडोर मीटिंग हुई थी मुसलमानों के साथ, जिसमें मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने कहा था कि अरे हमारा तो छोड़ दीजिए, आप अपना वो जो जनेऊ वाला जो प्रकरण हुआ था कि सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग किए, वो इसीलिए प्रयोग किया गया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका उस समय बहुत जिक्र में हम लोग सुने थे। वो कैम्ब्रिज एनालिटिका तो यही बात कर रहा था, हिंदुस्तान का 20% मुसलमान या 18% है, वो कंसोलिडेटेड वोट करता है। आप 80% जो हिंदू है इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर मूवमेंट के बाद से इसी नैरेटिव को, इसी इक्वेशन को बदल दिया। ठीक है, तुम 20% का करना चाहते हो, तुम करो, हम 80% का कर लेते हैं। ये नैरेटिव जब 80% को कंसोलिडेट कर दिया, कॉन्शियसनेस उसमें आ गया, तो भारत की राजनीति में परिवर्तन आप देखना भी आप कह रहे हैं प्राइम मोटिवेशन जाति थी वोट करने की। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब देखिए, जैसे यादवों की बात है तो यूपी में 23% एनडीए को मिला है, 69% इंडिया गठबंधन को मिला है, मात्र 3% बसपा को। तो यादव वोट भी वैसे ही क्या पूरा अब आप देखिए, हिंदुत्व का कंसोलिडेशन होता तो जातीय जादव समाज को क्या ऐसी जरूरत थी जो वोट कहानी भी सुन लीजिए। आरक्षण वाली जो बात थी कि आरक्षण वाला कार्ड जो है शुरुआत में चल गया कि नहीं चल गया विपक्ष का, यूपी में से बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। नॉन जाटव दलित, जाटव से शुरू नहीं कर रहा हूं, नॉन जाटव दलित 29%, 29% एनडीए, 28% इंडिया गठबंधन, 40% बसपा। जाटव वोट 8% मात्र एनडीए, 16% इंडिया गठबंधन, 65% बसपा। वो वापस लौट गए
जो आप मायावती से टूट टूट कर आ रहे थे, पर मुझे तो ऐसे ही उनकी घर वापसी दिखाई दे रही है भाई इसमें। तो कहीं ना कहीं वो डर था, तभी तो आदमी वहां गया ना, कि आरक्षण वाली बात कहीं चली। बिल्कुल सर, अब ये चला ही है, और उसमें कई कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से देखें तो बाकायदा ये बताया जा रहा था कि जहां बसपा का कैंडिडेट उस रूप में नहीं है, तो उनके अंदर उनके बहुतायत में ये टेंडेंसी रही है कि वो सपा की तरफ या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि ये कार्ड उनके अंदर चला है। और उस कम्युनिटी के हिसाब से आप सोचें तो उनको तो एक ही चीज़ है ना कि उनके लिए आरक्षण सबसे बड़ी चीज़ है। उनको राम मंदिर से क्या मतलब है, दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम कर दिया, इससे क्या मतलब है? अगर उनके थिंकिंग के हिसाब से सोचिए तो बस आरक्षण नहीं जाना चाहिए। बहुत कमजोर मसला है, मतलब ये कार्ड राहुल गांधी ने बहुत शार्पली प्ले किया, स्मार्टली चला था उन्होंने। उनको ये समझ में आ गया था कि इसको जितना एग्रेसिवली करेंगे उसके बाद बीजेपी बैकफुट पे जाएगी। बीजेपी ने उसको फिर काउंटर करने की कोशिश की। हालांकि एक चीज़ सौरभ, जैसा कि आपने बताया, सर भी बता रहे थे कि जातियाँ चली हैं, वाकई चली हैं। जैसे पूर्वी चंपारण की सीट को उठा के देखें, वहाँ पर जो कैंडिडेट है कुशवाहा वोट इंडी गठबंधन को दे रहा है, प्लस निषाद पार्टी, मुकेश सहनी वहाँ पे आ गए थे साथ में, तो इसके चलते जो निषाद यानी कि मल्लाह जो कम्युनिटी है उसने ज़बरदस्त वोट किया है। औरंगाबाद में देखें सुशील सिंह, वहाँ पे कुशवाहा एनडीए के खिलाफ दिया, जबकि कुशवाहा के बारे में माना जा सकता है कि वो एनडीए के साथ होना चाहिए। तो जातियां ज्यादा प्रभावी रही है, पोलराइजेशन उस रूप में प्रभावी नहीं रहा। नहीं, लेकिन ये हर राज्य में डिफरेंट हुआ फिर तो। यार बिहार का जैसे मैं देख रहा हूं, ठीक है, यहां भी यादव के मात्र 15% इधर, 72% कांग्रेस को और आरजेडी को मिला, ठीक है, समझ में आता है। मुस्लिम वोट 4% इधर, 83% उधर गया, एन ब्लॉक उधर गया। इसके अलावा सब लोगों ने, कोयरी 73, कुर्मी 81%, दलितों में भी दलित पासवान में 76%, दलित रविदास 64%, दलित मुसहर 71%, और फिर उसके बाद अपर कास्ट तो सारी है ही है, ओबीसी। और यहाँ दलित भी वोट कर रहा है भाजपा को। ऐसा कैसे? बिहार में, यूपी में नहीं कर रहा है, बिहार में कर रहा है दलित। बिहार में जैसे चिराग पासवान आपके साथ है, तो उस चिराग पासवान को उसका फायदा हुआ। दूसरा, बीजेपी ने वहाँ पे बिहार में क्या काम किया कि अपने लोकल नेता जो रविदास कम्युनिटी के जैसे हैं उनको बहुत उतारा था, और वो बार बार इस बात को बताते रहे कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने आरक्षण के लिए कितना कुछ मजबूत करने का काम किया। और वही कैंडिडेट्स ये बताते भी थे कि हमारे लिए क्योंकि ये कंसर्न है। जैसे एक नेता का नाम बताऊँ आपको कि जनक चमारकर नेता, उनको बाकायदा घुमाया जाता था, उसी कम्युनिटी में घुमाया जाता था, थ्रू आउट वो घूमते रहे ये बात बताने के लिए, क्योंकि वो कंसर्न समझ में आ रहा था। बाकी जगह तो छोड़िए, ये कंसर्न बनारसी तक में था। बनारसी में बीजेपी की जो बैठक हुई थी, वहाँ पर भी जो स्थानीय नेता ग्राउंड रिपोर्ट लेके आए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये चीज़ एक थोड़ी फैली हुई है, हमें इसे काउंटर करना। ओबीसी पूरा साथ गया बीजेपी के, अपर कास्ट के साथ साथ। हर्षवर्धन जी डेटा ही बता रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये आंकड़ा है कि जैसे सवर्ण वोट करता है वैसे बहुतायत ओबीसी ने वोट किया, तो फिर जो सर्वे हम लोग जिसकी बात 1 जून को कर चुके हैं, वही हूबहू कल परिणाम में आएगा, अगर ऐसा हुआ है। क्योंकि इसको थोड़ा सा ये भी समझना चाहिए कि दलित वोट बहुतायत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में कुछ थोड़ा बहुत कुछ आया, बिहार में कुछ थोड़ा बहुत आया। चूंकि उत्तर प्रदेश में मायावती जैसी नेता है तो इसलिए उससे टूट कर जाना मुश्किल होता है। बिहार में उस तरह का कोई चेहरा नहीं है, चिराग पासवान है तो इस खेमे में है। लेकिन अगर ओबीसी का इतना बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है कि 65, 70, 72, 80, जो आमतौर पर फॉरवर्ड क्लास का आता था, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो हम 60% मतदाता समूह कहते हैं, वो 60% मतदाता समूह, वो भी पैन इंडिया। ये सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक राज्य का मसला है, लगभग ये, भले हम उत्तर प्रदेश बिहार के आंकड़ों पर बात करें, अगर ये पैन इंडिया आंकड़ा है तो यकीन मानिए जो एग्जिट पोल में दिख रहा है वही आपको एग्जैक्ट पोल में रिजल्ट में कल दिखेगा। और इसका एक मतलब और हुआ, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता था, मैं इसको कहता भी हूं, नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते कभी नहीं बताया, किसी के ध्यान में नहीं होगा कि वो कभी उन्होंने कहा हो कि मैं घांची तेली समाज से आता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद सार्वजनिक मंच से कहा, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अपने पिछड़ी जाति के मंत्रियों को बाकायदा उसको स्वागत किया गया था और बाकायदा बताया गया था क्या है। बार बार वो ये कहते रहे। मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है, उसका लाभ उनको मिल रहा है। जो प्रतिनिधित्व, अब जैसे मौर्य की ही बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य उनके उप मुख्यमंत्री हैं, उनका लाभ उनको होता है। एक समय में बसपा के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य थे, उनका लाभ था। अब इसके बीच में अखिलेश का मिसमैनेजमेंट समझिए कि जो महान दल वाले केशव देव मौर्य हैं वो भी छोड़ के चले गए, वो भी अखिलेश यादव को छोड़कर चले गए। तो ये जो पूरा पैक है, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, गडरिया, मल्लाह, ये सारा का सारा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो सीटें विशेष करके पूर्वांचल में फंसी हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, हालांकि अभी भी वो फंसी हुई। जो पश्चिम की बात है, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के बाद, और मैं इसलिए बार बार कहता रहा कि मुजफ्फरनगर में डॉक्टर संजीव बालियान
इस बार पिछली बार से बहुत अधिक अंतर से जीतने वाले हैं। जब चौधरी अजीत सिंह से वो जीत गए तो अब तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। भैंसवाल जैसे गांव में जहां उनकी एंट्री नहीं होती थी, वहां भी जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ये आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर ओबीसी ने साथ दिया, अपर कास्ट ने साथ दिया, यूपी में बंटवारा दिख रहा है, बाकी राज्यों में दलित वोट भी मिलता हुआ बीजेपी को दिखाई दे रहा है, तो फिर वो प्रूव कर रहा है कि 400 फिर मुझे नंबर वो दिख रहे हैं। समीर जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती थी और यही कारण रहा कि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाले थे तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत गले लगाया। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश कुमार के साथ ओबीसी और ईबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है, वो टूट के नहीं जाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को भी, जो इतनी भारतीय जनता पार्टी के साथ बोलते रहे, गलत बोलते रहे योगी आदित्यनाथ को, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी राजभर को लेकर आई। आप अगर बिहार में देखेंगे तो मांझी को भी साथ में लिया, मांझी को एक सीट दी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जब तक इन छोटी छोटी जातियों को हम नहीं जोड़ेंगे, इनका एक अपना प्रभाव है, अपना वोट बैंक है, इनको साधना होगा और तभी हमारी नैया पार होगी। क्योंकि ये वोट बैंक अगर टूटेगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्पष्ट बहुमत का जो टारगेट था कि 370 सीटें जीतना या 303 सीटें लाना है, या 2019 में जो प्रदर्शन किया था वह प्रदर्शन हम दोहरा नहीं पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ध्यान से सारे ओबीसी लीडर्स को साधा है, अपने साथ जोड़ा है और उसका फायदा अब भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब फिर से उनके सहयोग के दम पर फिर 303 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में पहुंच रही है। जो वक्त भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरी तरीके से छोड़ दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि हम इस बात को गवारा नहीं कर सकते कि हिंदुत्व में से ये लोग निकलकर दूसरे दलों में बढ़ जाए, इसलिए सबको साधा और अब सबके साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी का विकास 2024 के चुनाव परिणाम में कल देखने को मिलेगा। ये मोटी बात क्या है कि ये जो जातियों का आंकड़ा आया है, जो ओवरऑल फिगर एग्जिट पोल दे रहा है 401, मैच करता हुआ दिखाई देता है उससे। देखिए, मुझे जो मैं देख पा रहा हूं इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं। अगर मैं महाराष्ट्र में देखूं तो 7% ओबीसी वोट जो है खिसक गया आपके पास से। ठीक है। अगर मैं कर्नाटक में देखूं, वोगालिगा का बहुत बड़ा वोट 24% वोट आपकी तरफ आ गया। अगर मैं इसी बात को बाकी राज्यों में, जैसे यादव वोट की बात करूं, यादव वोट पूरी तरह से, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो, आपको खिसका हुआ दिखाई देता है कि आपकी तरफ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह के जैसे राजस्थान है, जाट ओबीसी 24% का आपको लॉस है, 22% का जो विपक्ष है उसको फायदा। तो देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारणों से ये हुआ होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक कारण। अगर मैं वैसे देखता हूं, ओवरऑल पिक्चर देखता हूं, तो मुझे 56% से 58% आपको ओबीसी वोट बढ़ता हुआ दिखाई देता है एनडीए का। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी है उनको 11% का फायदा ओबीसी वोट में। तो मुझे लगता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारणों से जो है वो ओबीसी जो है वो बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ या एनडीए से अलग हुआ। ठीक, चलिए, तो अब आखिर में कल के परिणाम से पहले कहीं कोई करेक्शन किसी को करना हो, पलटासन हम नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं कोई उसमें आपको कहीं वाइटिंग से कुछ मिटाना, हम तो ऐड करना हो, तो वैसे भी नेहरू जी की तरह शीर्षासन कर नहीं पाते। हम कर ही नहीं पाते। वो नेहरू जी बहुत अच्छा करते थे, हम कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम तो करेंगे नहीं। हम जहां थे वहीं 400 पार पे भी हैं, 375 to 400 जो नंबर था वहीं पर अभी भी। समीर जी, फाइनल फिगर बिल्कुल फिर मौका नहीं मिलेगा। 336 भारतीय जनता पार्टी का, बाकी एनडीए जितनी जुड़ जाए। 336 भाजपा का। ठीक है, आप 300 से बढ़ के 336 तो हुए आप। ठीक, नहीं 307 तो था सर, मैं 307 में तो था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। 300 मतलब वो वाली छलांग नहीं लगा पा रहे थे, आखिरी वाला वो आपने अब लगा लिया, 336 हो गया। ठीक सर। राहुल जी, मैं अब भी मानता हूं कि बीजेपी कहीं 300 के आसपास रहेगी और एनडीए जो है वो 335 से 340 के आसपास रहेगी। ओके, ठीक है। प्रोफेसर साहब, 317 से 325 के बीच में भारतीय जनता पार्टी और इसमें 40 सीटें और जोड़ दीजिए एनडीए का, तो 365 के आसपास। 365। देवेंद्र, आपका बिल्कुल संगीत रागी जी जो बता रहे हैं ना, वो डाटा वो सबसे ज़्यादा रीडेबल और सबसे ज़्यादा समझ में आने वाला है। जो समझ में आ रहा है वो यही डाटा समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर कुछ रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ जाए तो पता नहीं होता। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि कल काउंटिंग डे पे नंबर्स को लेके किसी भी दर्शक को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। नज़र इस बात पे होनी चाहिए कि बारामती कौन जीत रहा है, खूंटी कौन जीत रहा है, वो उस तरह की चीज़ों में दिलचस्पी है। नंबर्स को लेके एकदम से क्लियर है कि ऐसा ही आने जा रहा है। उसमें कहीं से इस 300 प्लस में तो कहीं कोई संशय है कोई दूर दूर तक नहीं, और ज़बरदस्त लहर है। इस बात को समझते हुए जनादेश को देखने के लिए टीवी पे बैठिए। चलिए, दिलचस्पी सिर्फ इस बात पे रखिए कि जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं वहाँ क्या होगा। वहाँ क्या होगा।